ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहमद साहब ने ज्वाइन किया। वकार साहब बहुत शुक्रिया। ये सवाल आपकी जानिब लेके आना चाहूँगा, क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल में? नादिर साहब ने फरमाया कि अगर दोनों में सीज़ फायर करवा दिया जाए, ऑलरेडी ईरान का इतना नुकसान हुआ है, आप समझते हैं कि सीज़ फायर कहीं होता हुआ आपको इस सूरत हाल में नजर आएगा? आई थिंक अभी चीजें आगे चलेंगी बिकॉज ईरान का सारा दिन डिस्कशन ये होती है कि रिस्पांस आना चाहिए, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर वो रिटेलिएट नहीं करते, और ईरान जो है माशाल्लाह एक अच्छी मिसाइल पावर है, और जिस अभी खबरें आ रही हैं कि कुछ इजरायली एयरफोर्स के जहाज भी तबाह हुए हैं, वल्लाह आलम ये ग्राउंड पे तबाह हुए हैं, जहाज में एयर में शूट डाउन किए गए। तो 100 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स की खबर भी है और रॉकेट्स भी हैं, और उसमें हो सकता है कि कुछ और बेसिस जो है उनके जो आउटसोर्स है वहां से भी अटैक हुआ। तो ये मेरे ख्याल में अभी उसकी फर्स्ट फेज है, बिकॉज ईरान ने भी डिक्लेयर नहीं किया कि ये खत्म हो गया, बिकॉज जिस तरह बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर जितना डैमेज हुआ, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, नताज देख लें, इसी तरीके से बुशहर की भी खबर है, इस तरह के पोर्ट्स हैं, इसके अलावा तेहरान के जितने हेडक्वार्टर्स थे, और फिर जो आई थिंक जो न्यूज थी रिगार्डिंग टॉप लीडरशिप, चाहे वो बागरी साहब थे, इसी तरीके से IRGC के जो कमांडर हैं, इमाम खमेनी के क्लोज जो कॉन्फिडेंट थे, उनकी शहादत है, फिर 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की शहादत की खबरें थी, और उसके अलावा सिविलियंस भी आई थिंक जो आज खबर आ रही है 70 के करीब शहीद हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये पहली फेज है। अभी वेट करना है कि जो, चूंकि ट्रंप ने भी धमकी दी थी कि अगर ये एस्केलेट होती है तो फिर जो है और रिटेलिएशन होगी, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने आई थिंक इफेक्टिव जवाब दिया था और मोदी का जबड़ा तोड़ा था, तब तक मेरे ख्याल में ये शायद चलता रहेगा। आज रात अभी देखते हैं कि बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे इसमें जंप इन करती है, बिकॉज देखिए इसके बाद अभी अगर ये शूटिंग वॉर शुरू होती है तो उसके बाद शायद ईरान स्टेट हॉर्मज़ बंद करे, तो मैरीटाइम एसेट्स पे भी अटैक कर सकता है, जिससे खत्ते में जंग फैल जाएगी। और ये भी एक ऑप्शन होती है कि फिर आप खुल के आए, और हमारी तो सजेशन ये है कि आप वट एवर यू हैव उसको भी डिलीवर करें, बिकॉज लड़ाई के बाद जब मौका याद आए फिर उसको आई थिंक उसका कुछ फायदा नहीं होता, बिकॉज इसराइल को अगर रोकना है तो इट इज ओनली मिलिट्री पावर विच कैन स्टॉप इट। तो मेरे ख्याल में चीजें आगे चलेंगी। अभी ये देखना है कि डैमेज असेसमेंट में इसराइल का कितना नुकसान हो, कितने इंटरसेप्ट हुए। अगर इसराइल ने अपना डोम सिस्टम बेहतर बनाया तो ईरान ने भी आई थिंक मिसाइल कैपेबिलिटी में इजाफा किया था, और ये चूंकि जो इमाम है उनके इमाम खमेनी ने खुद ऑर्डर किया है, आई एम श्योर उसके अंदर तो साफ ज़ाहिर है एक रिवेंज का एलिमेंट भी है कि जितनी शहादतें हैं उसका बदला चुकाया जाना है। अभी सुनने में आ रहा है कि इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हिट किया गया, अभी इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, देखते हैं कि चीज़ें आगे कैसे चलती हैं। ठीक है वकार साहब, जिस तरह के रीजन में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी कशीदगी चल रही है, और अगर अभी इस कशीदगी को नहीं रोका गया तो ये आगे मज़ीद और ज़्यादा बढ़ सकती है। आप क्या समझते हैं इस सूरत हाल में जो सीज़ फायर है वो आपको होता दिखाई दे रहा है, और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके किरदार को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, पहले तो जो दोनों बेलिजरेंट्स हैं जो लड़ रही हैं, पावर्स हैं इसराइल और ईरान, उन पे डिपेंड करता है कि अभी लेट्स से जो काउंटर अटैक है उसको इसराइल कैसे देखता है, डू दे फिनिश इट, बिकॉज जो ट्रम्प साहब ने आई थिंक धमकी दी उसमें शायद ऐसे लग रहा था कि अमेरिका भी इसकी सपोर्ट में आएगा। क्या चीजें फर्दर एस्केलेट करेंगी, क्या आप देखेंगे कि एक और वेव या एक और राउंड चलता है जिसमें इसराइल फर्दर जो है अटैक करता है। दूसरा ये डिपेंड करेगा कि जो आपने सही कहा कि जो रीजन में अभी इफेक्ट है इसका, एक तो कमर्शियल एयरलाइंस पे बहुत ज्यादा आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया की टेंशन की वजह से एयर स्पेसेस शट है एक दूसरे के लिए, और काफी इंडियन एविएशन अभी रूट हो रही थी थ्रू गल्फ, और गल्फ का रीजन भी साफ है, जब मिसाइल फायर हो रहे हैं देखें अभी इसमें जो रीजन है ये हॉट स्पॉट्स हैं कमर्शियल एविएशन के, बहुत ज्यादा ट्रेवल होता है इसमें। इराक की एयर स्पेस है, फिर जॉर्डन की है, फिर इसी तरीके से सीरिया की है, और टर्की के, ईरान की इटसेल्फ है, फिर गल्फ की आयत है। लेकिन अगर मिसाइल फ्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ डेली, तो इसका मतलब है कि ये जो सिविल एविएशन की ट्रैफिक है या तो डिवर्ट होगी वाया अफ्रीका और इजिप्ट जो है, या जो है फिर वो बहुत ज्यादा सेंट्रल एशिया से जाना पड़े। तो ये आई थिंक बहुत बड़ा आई वुड से एविएशन सेक्टर को लॉस है इंटरनेशनली हर एक को। फिर आ जाते हैं जो ऑयल सप्लाईज हैं, अभी जो साउदर्न गल्फ में आपको पता होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से हर 30 सेकंड्स के बाद एक सुपर टैंकर जो है तेल या गैस लेके जा रहा होता है। तो अगर वहां पे सरचार्जेस लगते हैं और रिस्क फैक्टर आ जाता है, बिकॉज कोई पता नहीं कि गल्फ में शूटिंग वॉर शुरू हो जाए, तो उस पर मैरीटाइम ट्रेड जो है 30% ऑफ जो ग्लोबल ऑयल फ्लो करता है और एनर्जी जो, फिर बाबल मंदब है जहाँ पे हुती बैठे हुए हैं गल्फ ऑफ एडन में, वहां पे अगर कोई चोकिंग होती है जो मुझे लगता है कि लाइकली है, बिकॉज ये अभी पहली फेज है, तो चीजें बहुत आगे जा सकती है। इसमें देखना यह है कि जिन्होंने इंटरनेशनल पीस को खतरे में डाला, जिन्होंने जो है इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की, जो जेनोसाइड कर रहे हैं फलस्तीनियों की, जो एक सॉवरेन मुल्क पे हमला करते हैं विदाउट एनी रीजन, क्या है जी कि हमारी प्री एम्पशन है कि जो न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, और खुद सैकड़ों इन्होंने मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में ये वन साइडेड चीज चल नहीं सकती। लेट्स सी इसमें भी रशिया और जो चाइना है उनका क्या रोल होगा।
अगर इसको डीएस्केलेट करना है, डिपेंडिंग कि क्या ईरान ने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं, तो चीजें आई थिंक कल सुबह जाके क्लियर होंगी। बट मुझे लग रहा है कि ये भी आई थिंक ये लास्ट टाइम की तरह नहीं होगा, ये और एक्सपैंड करेगी। बिल्कुल और एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ किए गए हैं और साथ ही साथ जो इजरायली डिफेंस का जो हेडक्वार्टर है, इतलात आ रही हैं कि उसको भी हिट किया गया है। वकार साहब, अगर बात कर ली जाए दोनों जानिब जो डिफेंस सिस्टम है उसकी काबिलियत के हवाले से अगर बात कर ली जाए, हमने ईरान की जानिब जब देखा कि इजराइल ने अटैक किया तो वहाँ पर कुछ जो है वो हमने देखा कि जो इंटेलिजेंस फेलियर था वो भी नज़र आया। ऐसे में कितना इंसाइडर नुकसानदेह हो सकता है? इससे पहले हमने देखा कि हमास के जो सरबरा थे इस्माइल हनिया वो शहीद हुए ईरान में, एक्यूरेट जो है वो निशाना लगाया गया। आखिर लूप होल कहाँ पर आ रहे हैं और क्यों नहीं इनको टैकल किया जा सक रहा, आप क्या समझते हैं? आई थिंक उसमें 2-3 रीजन। एक तो जो लास्ट है, अगर आप प्री 7 अक्टूबर 2022 से पीछे जाते हैं तो वहां से लड़ाई शुरू हुई थी, सॉरी 3 से। तो उसमें ईरान के पास आप कह लीजिए टेंटिकल के लोग उसको प्रॉक्सीज कहते हैं, 4 जगह पे थे। उसमें हिजबुल्लाह वाज फाइटिंग फ्रॉम लेबनान, फिर हमास बड़ी स्ट्रांग थी, हुतीज, और फिर कताइब हिजबुल्लाह इराक पे भी है, और फिर सीरिया के अंदर IRGC कैपिटल यूनिट है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसराइल को आप कह लें स्ट्रैंगुलेट किया हुआ था, तो रिस्पॉन्स बेहतर। लेकिन ग्रेजुअली देखा जाए तो एक तो मिलिट्री पावर कमजोर हुई है इन मुतारफ ग्रुपों की, अभी शायद हुतीज के पास स्टेमिना है या कताइब हिजबुल्लाह इराक में, बाकी जो काफी डेंट हो चुका है। एक तो ये फैक्टर है कि अभी इसराइल को स्पेस मिल गई। सीरिया से जब ईरान का इनखला हुआ IRGC का, तो वहां पे एक फिजिकल स्पेस थी, वो खत्म हो गई। आपने देखा सीरिया ने स्पेस को भी यूज किया बिकॉज उनके पास डिफेंस नहीं। दूसरा आई थिंक जो इनसाइडर है, जिसके भी खबरें आ रही, रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन ने किया था थ्रू देयर एजेंट, ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जो स्पेशली मुजाहिदीन खल्क है जिसको MEK कहते हैं, मेनली तो ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1979 से लगी हुई है और उनकी काफी पेनिट्रेशन है इवन आई थिंक इन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट IRGC में। जिस तरह इस्माइल हनिया का आपको याद होगा कि शायद 1 साल से डिवाइस लगाई गई थी जी। और इस तरीके से अभी जो 6 शातें हुई हैं साइंटिस्ट की और प्लस सीनियर कमांड की, तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि शायद ड्रोन के बेस ऑलरेडी ईरान के अंदर तैयार किए गए थे बाय जो दीज एजेंट्स, और उनको फिर एक्टिवेट, दैट्स व्हाई एयर डिफेंस सिस्टम आई थिंक S-300 तक उनके पास है, तो इतना कारगर नहीं होता। इसके मतलब है कि दोनों तरफ से आई वुड से कि इजराइल ने अटैक किया, ऊपर से भी और नीचे से फिर उनके एजेंट्स थे जिन्होंने न्यूट्रलाइज किया, और फिर आई थिंक साइकोलॉजिकल टारगेटिंग की गई, लीडरशिप को शहीद किया गया। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा चीज है ईरान को देखने की, अपने रैंक्स में जो कॉलमिस्ट हैं और ब्लैक शीप्स हैं या जो एजेंट्स हैं, और अगर पैसा लेके करें तो इंतहाई अफसोसनाक है कि तो काफी सारे गद्दार हैं और उसमें आपने देखा कि को सजाएं भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, तो उसकी सफाई की भी जरूरत है। बाकी जो डेफिनेटली दोनों साइडों ने सीखा है, लास्ट जो क्लैश हुआ था उसके अंदर इसराइल ने भी आई एम श्योर डिफेंस सिस्टम अपना बेहतर बनाया, लेकिन ईरान ने भी आई थिंक जो हाइपरसोनिक एबिलिटी और ड्रोन बेहतर उसको डेवलप किया, और यही एवोल्यूशन है। अभी कुछ मिसालें थोड़ा मैं साइड पे जाऊंगा कि इंडिया में कह रहे हैं कि इस तरह क्यों नहीं किया गया, उनको कहेंगे भाई अपना देखो पाकिस्तान इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट इक्वेशन। यहाँ एक न्यूक्लियर पावर भी अल्लाह के फजल से ऐसी कन्वेंशनल फोर्स है कि जो आपका, और मैंने कहा था आप 1 घंटे की लड़ाई लड़नी है, 10 दिन की, साल की, 1000 साल की, वी आर रेडी। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी रिस्पांस को भी मजीद बेहतर करेगा, इससे सीखा जाएगा। बट दैट्स हाउ आई थिंक थिंग्स आर मूविंग। अभी वील सी इट के डेफिनेटली ईरान के डिफेंस में काफी गैप्स नजर आए हैं और दैट्स व्हाई दे वर एबल टू हिट एट रैंडम। और फिर एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, पुराने आई थिंक कुछ अमेरिकन जहाज इनके पास या कुछ रशियन जहाज है, तो इतनी स्ट्रांग नहीं है। पायलट्स की ट्रेनिंग का भी इशू है बिकॉज ऑफ सैंक्शन। ठीक है, ठीक है। ये भी फरमाइएगा वकार साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ईरान को धमकी दी थी, उनका ये कहना था कि आप पीस डील कर लें, इस तरह की कंडीशंस क्यों अमरीकी सदर की जानिब से? जिस तरीके से पाक भारत जंग में हमने देखा उन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया, आप नहीं समझते कि यहाँ भी उनको, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा से पीस की बात करते हैं और वो ट्रेड की बात करते हैं, और फिर इस तरह की कंडीशंस रखना, क्या समझते हैं आप? आई थिंक चीजें बड़ी क्लियर है। देखें, ये जो कहा जाता है हदूद शहूद की कोऑर्डिनेशन जो है ये रही है। लोग इसको रिटोरिक समझते हैं, एक तरफ एक गुंडा है मोदी, एक तरफ एक गुंडा है नेतन्याहू। एक वो कहते हैं कि असल कॉपी, एक उसकी टीमों कॉपी, व्हाटएवर, मैं तो खैर को यूज लफ्ज नहीं करता। तो इट इज वेरी क्लियर कि वेस्ट की सपोर्ट दोनों को रही, इवन भारत को भी विंग किया गया था, ठीक है ट्राई कर दें, बाकी ठीक है, उसमें देखें बायलैटरल रिलेशनशिप भी रखने हैं, आपने पीस निक भी बनना है। लेकिन आई थिंक इन केस ऑफ इजराइल अगर स्टेटमेंट लास्ट देखिए ट्रम्प साहब को तो बड़ा सख्त था, उन्होंने कहा था जी कि मत हरकत करो, इधर टेबल पे आ जाओ, इसका मतलब आप सरेंडर कर दे, क्योंकि उसमें खतरा ये था कि अगर ईरान रिस्पॉन्ड नहीं करता तो शायद नेतन्याहू का तो 2 हफ्ते का प्रोग्राम है, बिकॉज ही वांटेड के भी जो बाकी रही किसी कैपेबिलिटीज हैं डिफेंस की उनको वो स्कटल करे।
तो मेरे ख्याल में एक बेसिकली थ्रेटन किया गया था रोकने के लिए, लेकिन ईरान ने अगर रिस्पॉन्स दिया है तो अभी देखना है कि क्या इसराइल की जो धमकी दी गई थी कि हमारे पास फलां चीजें हैं, पर निकालें बाहर और सामने आ जाएं, बिकॉज देन ईरान आई थिंक कैन ओपन अप मैनी अदर फ्रंट। और मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है आई थिंक इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स है, उनके पास ड्रोन जो है शायद कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 लाख ड्रोन है डिफरेंट तरह के। तो उसमें जो सैचुरेट करना होता है दूसरे को, डिस्पाइट के डोम सिस्टम है इफेक्टिव ईरान के इसराइल के पास, लेकिन अगर आप ओवरवेलमिंग स्ट्राइक करते हैं तो उसमें फिर साफ ज़ाहिर है अगर आप 100 मिसाइल फायर कर 10-15 तो आपके लग ही जाते हैं। और दूसरा इसराइल की एक और डिसएडवांटेज की जोग्राफिकल आप कह रहे हैं गुठली है खजूर की, तो वो आई डोंट थिंक सो कि इतना मुतहम्मल भी हो सकता है कि अगर सस्टेन स्ट्राइक्स होती हैं और ओवरवेल्म होता है डिफेंस, तो उसमें इसराइल की बहुत ज़्यादा तबाही हो सकती है। फिर इसके अलावा उसकी रेपुटेशन का भी इशू है, जिस तरीके से स्टोरी सरक कर रहे हैं एज अ सो कॉल्ड टाइगर या लायन ऑफ मिडिल ईस्ट, तो उसको भी धचका लगेगा। मेरे ख्याल में ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी जो फुल कमेंट करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज वी डोंट नो दोनों साइडों के माइंड्स में क्या है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आलमी बरादरी चाहती है कि इस चीज़ को रोका जाए तो फिर तीनों पावर जो है, चाहे वो यूएस है, चाहे रशिया है और चाइना है, दे शुड जंप इन। आई थिंक ओआईसी शुड नॉट टेक अ स्टांस। मेरे ख्याल में तो मैं तो कहता हूं इसराइल के हाथ काटने का टाइम है, रोकने का नहीं है। ये जो बदमाशी उसने मचाई है मिडिल ईस्ट में, एक तरफ आप जेनोसाइड कर रहे हैं, एक तरफ आप अटैक कर रहे हैं, तो फिर तो आई थिंक कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन एक इसमें एक फैक्टर जरूर आया कि मिडिल ईस्ट में डिस्कशन शुरू हो गई है, तो हम लोग टर्की में कि अभी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अचीव की जाए, बिकॉज इसके बगैर गुजारा नहीं है, वरना इसराइल और जो वेस्ट है ये दंदरनाता फिरेगा मिडिल ईस्ट में और लोगों को काउ डाउन करेगा। तो ये एक आई थिंक नई चीज होगी, शायद सऊदी अरेबिया और टर्की भी अभी न्यूक्लियर पावर की तरफ जाएंगे। देखिए आप हमारे साथ रहिएगा, नाज़रीन को एक बार सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।